अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अब्सा कोमल। सबसे पहले बात करेंगे पुलवामा वाक़े से मुतालिक। जो भारतीय डॉजियर था उसका पाकिस्तान ने जवाब दे दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पुलवामा वाक़े से मुतालिक जो भारत का भेजा गया डॉजियर था उसमें इस वाक़े से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक साबित नहीं हुआ है। उनका मजीद कहना है कि भारतीय मालूमात में 90 से ज़्यादा लोगों के नाम थे। भारतीय डॉजियर में मसूद अजहर का पुलवामा वाक़े से कोई ताल्लुक साबित नहीं हुआ। फरवरी को मकबूजा कश्मीर के ज़िला पुलवामा में भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस पर यह हमला हुआ था, उनके काफिले पर हमला हुआ था और इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर भारत की तरफ से लगाया गया था, जिस पर पाकिस्तान ने तहकीकात के लिए भारत से सबूत मांगे थे। फिर एक डॉजियर भेजा गया था, अब इसका जवाब दे दिया गया है। समझौता एक्सप्रेस के मामले पर भी पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने इस बारे में कहा है कि सानेहा इस समझौता एक्सप्रेस में मुलव्विस मुल्ज़िमान की बरियत इंसाफ से खिलवाड़ है। ये बाकायदा पाकिस्तान का इस पर रिएक्शन है। हमले में मुलव्विस तमाम मुल्ज़िमान ने अपने जुर्म का एतराफ़ किया था। पाकिस्तान के जज्बा खैर सगाली के बावजूद भारत की जानिब से कोई मुस्बत रद्द अमल अभी तक सामने नहीं आ रहा। इसी सारी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से। सबसे है पुलवामा हमला, पाकिस्तान ने भारतीय डॉजियर का जवाब दे दिया। पाकिस्तान के समझौता एक्सप्रेस के भारतीय फैसले पर भी तहफ़्फ़ुज़ात। क्या पाक भारत इख्तलाफात ख़त्म करने के लिए सालिस की ज़रूरत है, हाँ या नहीं? सबसे पहले हम रीमा की तरफ जाएंगे। रीमा, आपसी पाकिस्तान की तरफ से जो जेस्चर्स दिए गए उसमें लगता नहीं है कि मामलात कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। आप समझती हैं कुछ सालिस किरदार अदा कर सकता है इसमें? जी शुक्रिया अब्सा। पाकिस्तान तो बहुत अर्से से कह रहा है कि कोई सालिस जो है वो दोनों ममालिक के बीच जो मसाइल हैं उनमें इंटरवीन करे और रिजॉल्व करे, लेकिन भारत नहीं मानता। और वहाँ जो सिचुएशन आज है, हम कैसे सोच सकते हैं कि वो अपने इतने पुराने मौक़िफ़ से हटे और एक सालिसी पे अग्री कर ले। ट्रस्ट डेफिसिट इतना ज़्यादा है दोनों ममालिक के दरमियान, मसाइल इतने पेचीदा हैं, इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई सालिस रिजॉल्व कर सकता है। शायद आपने पढ़ा हो, अभी प्यू का सर्वे आया है कश्मीर के बारे में। वहाँ अब ज़्यादातर भारतीय ये मानते हैं कि सिचुएशन बद से बदतर हो रही है, लेकिन फिर भी 58% सपोर्ट करते हैं और यूज ऑफ फोर्स कश्मीर में। वहाँ पे ये हालत है। और पाकिस्तान में जब कोई नॉन स्टेट एक्टर से एक्शन की बात करता है तो उन्हें हम कहते हैं कि नहीं, आप ट्रेटर हैं, क्योंकि ये वक्त नहीं है इस तरह की बात करने का। तो जो दोनों ममालिक में ये नफरत वाले जो नैरेटिव्स हैं वो इतने रीइंफोर्स हुए हैं पिछले कुछ महीनों में, और वो इतने इनग्रेन्ड हैं कि मेरा ख्याल है जब तक दोनों ममालिक इनको खुद से रिजॉल्व नहीं करते, कोई सालिस हमारे जो मसाइल हैं वो रिजॉल्व नहीं कर सकता। सही, आप नहीं समझती कि सालिस हो भी तो कुछ हो सकता है। हफीजुल्लाह न्याई साहब, आपके ख्याल में भारत क्यों नहीं मानता? एक थर्ड पार्टी अगर बीच में हो तो शायद बेहतर तरीके से, मुख्तलिफ तरीके से देखा जा सकता है। देखिए, मेरा ख्याल है कि भारत ने को मानना होता तो शिमला एग्रीमेंट से ज़्यादा कौन सी बड़ी डॉक्यूमेंट है जिसमें कहा गया था, और उसमें हमने एक बड़ा अपना सूली स्टैंड जो है उससे हम 2 स्टेप पीछे हटे थे, और हमने कहा था कि अब आइंदा हमारे जो कश्मीर का मामला जो है तो ये भारत पाकिस्तान मिलजुल के हल करेंगे। अच्छा, वहाँ पे मिलजुल के हल करने के साथ ही एक बात एलिमिनेट हो जाती है कि तीसरा फरीक उसमें अमल दखल नहीं करेगा। फिर लेकिन और एक चीज़ और थी कि अगर ना हल हुए तो फिर यूनाइटेड नेशन जो है उसके कवानीन के मुताबिक हम अपने मसाइल को हल कराएंगे। तो शिमला एग्रीमेंट के तहत जिसके जो अभी तक पाकिस्तान और भारत जो हैं बज़ाहिर उसकी पाबंदी करते नज़र आ रहे हैं, तो जब जो कश्मीर का मसला है वो भी हल नहीं हुआ, और फिर इस पे तो भारत ने अगर कोई एलाबाई क्रिएट किया है, कोई ऐसा करने की कोशिश की है जैसे पाकिस्तान को बदनाम किया जाए, तो वो क्यों सालसी कबूल करेगा? और सालसी के पीछे तो फिर सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। सालसी क्या, वो कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी भी नहीं होने देगा। फिर जो बात में की, जब यानी कि आदिल डार की जो स्टेटमेंट है उसका एग्जामिन किया पाकिस्तान ने, वही 30 नाम या 28 नाम उन्हें फॉरवर्ड किए, जो हर उसके बाद वही नाम आते हैं, वही तकरार, ये चाहे पठानकोट हो चाहे मुंबई हो, ये नाम है, और वो बार बार जो उनको मुख्तलिफ तरीके से उन्हीं नामों को जोड़ दिया जाता है, जिसमें मसूद अजहर का नाम है, हाफिज सईद साहब का नाम है जी। और ये सारी चीज़ें हमें डिफेंस उस पर जो है एक बैकफुट पे डालने के लिए। आखिरी बात यह है जी कि हमें जरूर से ज़्यादा हम डिफेंसिव हो गए हैं। उसकी वजह वजूहत कुछ और भी है, बैकग्राउंड प्रेशर है, FATF है। हमने कहा जी हमने तो गिरफ्तारी भी किया आपके कहने पे, तो हम क्यों कह रहे हैं कि हमने उनके कहने पे गिरफ्तारी की है? ये गैर जरूरी चीज़ है, सालसी नहीं मानेगा। सही।
नहीं समझते, आपके मानेगा महमल, जो बेसलेस इल्जामात खास तौर पर पुलवामा वाकया जिसका डॉजियर जिसमें कोई दम नहीं है, जो इल्जामात लगाए गए हैं, आप समझती हैं कि भारत डरता है सालसी से? देखिए, इसमें मैं भी नहीं कई ऑप्शन लूँगी अब्सा, क्योंकि एक तो वही वजह है कि पाकिस्तान तो हमेशा कहता है कि आप थर्ड पार्टी कर ले आए और मीडिएशन करा लें, लेकिन भारत ने पहले दिन से ये कहा था कि ये बायलैटरल इश्यूज़ हैं सारे जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हैं, इंक्लूडिंग कश्मीर, टेररिज्म, बाकी, तो इसके अंदर हम किसी तीसरे को नहीं आने देंगे, ना हम बात करेंगे। अच्छा, जहाँ तक ये बात है, जो क्योंकि आपने देखा भी होगा कि जब 27 को एक अटैक का ख़तरा था, मिसाइल स्ट्राइक का ख़तरा था, तब सालसी ज़रूर हुई, तब कई ममालिक इसके अंदर बैनुल-अक़वामी ताकतें इसके अंदर पड़ी और उन्होंने वो रोका पाकिस्तान, ताकि पाकिस्तान और भारत की ताकि फुल फ्लेज वॉर ना हो। तो डी एस्केलेशन के लिए तो सालसी पे भारत मान गया, लेकिन जब ये बातचीत का मसला आता है तो भारत कहता है हमने तीसरी पार्टी को हमने इन्वॉल्व नहीं करना। डोसियर की भी आप बात कर लें, देखिए जो मुंबई का डोसियर था उसके अंदर वाकई ही इतनी ज़्यादा हार्ड एविडेंस था कि जिसकी वजह से यहाँ पे एक ट्रायल भी स्टार्ट किया गया। तो हार्ड एविडेंस जो डोसियर के अंदर होता है, जिस तरह आप देख लें कुलभूषण जाधव एक हार्ड एविडेंस है, अजमल कसाब एक हार्ड एविडेंस था, इस तरह की चीज़ों पे हो जाता है। पुलवामा के अंदर मसला ये है कि उनका कश्मीर का ही लड़का था, उसकी अपनी ग्रीवेंसेस थी, ये भी पता है, जो उन्होंने भेजा होगा उसके अंदर जाहिर बात उन्होंने नाम ज़रूर दिए होंगे, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा हार्डकोर एविडेंस नहीं दिया होगा। भारत ज़रूर इस चीज़ से डरता भी होगा, मैं ये मानने को तैयार हूँ कि वो डरता होगा, क्योंकि अगर तीसरी पार्टी बीच में पड़ती है फिर वो दोनों साइडों पे जाएगी। सबसे पहले तो कश्मीर के मसले पे तीसरी पार्टी जाएगी, वो हमारे कश्मीर में भी जाएगी, वो उनके कश्मीर में भी जाएगी। वो अपने कश्मीर में तो एनजीओस को, एमनेस्टी जैसी तंजीमों को भी नहीं आने देते, वहाँ से वो प्रॉपर इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग भी नहीं होने देते। तो वो जाहिर बात है डरते हैं, क्योंकि उनका केस वीक है कश्मीर के मामले पे, हमारा उसमें थोड़ा सा ज़रा स्ट्रॉन्ग है। तो एक ये भी वजह है। दूसरी चीज़ बात ये है कि देखिए हम 70 साल तो हम दोनों कौमों को हो गए आज़ादी हासिल किए हुए, तो मेरे ख्याल में हम दोनों को ममालिक को आपस में बैठना पड़ेगा, बैठना चाहिए। अगली जो भी हुकूमत भारतीय आती है, दोनों को बैठकर एक रिस्पॉन्सिबल एडल्ट्स जिस तरह होते हैं ना, उस तरह बैठकर अपने मामलात हल करने पड़ेंगे। ये नहीं हो सकता कि हम तीसरी पार्टी के लिए आपस में बैठ के मामलात हल करने पड़ेंगे। ठीक, सही। और आप समझते हैं नहीं सूट करता उनको कि कोई सालिस हो? इरशाद भट्टी साहब, आपके ख्याल में नहीं मानेंगे? इरशाद भट्टी साहब, सालिस आपके ख्याल में बेहतर ऑप्शन होगा या आपस में दोनों मुल्क मिलजुल कर बात करें, पाकिस्तान ज़्यादा मौसर तरीके से इंटरनेशनल फोरम्स पर भी आवाज़ उठाए? देखिए, कुलभूषण का मामला हो, शिमला एग्रीमेंट हो, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हों, पानी मुआहदा हो, भारत ने हमेशा किसी भी बातचीत जो किसी मुफीद एंड की तरफ निकले या जाए उससे भागा है। आप पुलवामा के बाद सऊदी अरब, यूएई, अमेरिका, चीन सारों ने सालसी की पेशकश की, मगर उन्होंने नहीं माना। हाँ, जब माना तब जब हमने अपने जवाबी पैगामात भिजवाए कि अगर एक करेंगे तो दो करेंगे, अगर ये करेंगे तो वो करेंगे, अगर ये करेंगे तो उसके बाद वो माना है। उससे पहले ये कोई सालसी पे नहीं माना। मैं तो ये खबर भी पढ़कर हैरान हो गया हूं कि बाकी सारे पुराने डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, पुलवामा हमले के बाद जो डोजियर भेजा है वो एक सफ़े का है। मतलब पुलवामा हमले के 3 घंटों बाद जिस भारत को ये यकीन हो गया था कि पाकिस्तान ने वो पुलवामा हमला करवाया है या खुदकुश हमला करवाया है, जिस मौक़िफ़ को मानकर अमेरिका से यूरोप तक सारी कौमें भारत के साथ खड़ी हो गई थी, जिस भारत ने बालाकोट जारियत कर दी, मिसाइल हमलों का मंसूबा बना लिया, और जिस खुदकुश हमले की वजह से 2 न्यूक्लियर कुव्वतें यकीनी जंग में से बाल बाल बची हैं, इस खुदकुश हमले का एक सफ़े का सबूत है। यानी आप इससे अंदाज़ा करें कि मतलब क्या, यानी साबित हो गया कि इस हमले में पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं। ये तो फिर ऐसी बात है, मोदी और इंतहा पसंदों का इलेक्शन ड्रामा था, साबित हो गया। और जो भारत में अपनी आवाज़ें उठ रही थी कि ये झूठ बोल रहा है भारत, या ये अपनी जो इंटेलिजेंस फेलियर है उसको पाकिस्तान पे डाल रहा है, या ये कश्मीर के मकामी लोगों का रद्द अमल है, तो वो भी साबित हो गया। लिहाजा एक सफ़े के डोजियर के बाद तो पाकिस्तान का ये बनता है ना कि भाई सबूत दें, हम कार्रवाई करते हैं। बाकी समझौता एक्सप्रेस फैसला हो, भारत में मुसलमानों पर मजालिम हो या कश्मीर में हो, ये सब एक ग्रैंड प्लान का हिस्सा है। जहां तक सालिस का ताल्लुक है तो बैकडोर सालिसी तो हमेशा से चलती आ रही है और चल रही है, मगर अभी अगले 6 माह साल तक कोई ऐसा नहीं बनेगा कि कोई मुज़ाकरात हो या खुलकर सालिसी की कोई पेशकश मानेगा, क्योंकि इलेक्शन के बाद ही ये सारा कुछ जो कुछ भी होगा वो इलेक्शन के बाद ही देखा जाएगा। ठीक, आपको नहीं नजर आ रहा ऐसा कुछ? शहजाद इकबाल साहब,
अब सर्द महरी की ये सूरत हाल है कि कोई भी वाकया भारत में होता है तो उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया जाता है। आपके ख्याल में अगर सालिस हो, पाकिस्तान इस चीज़ पे जोर दे, तो कौन हो सालिस जिस पे भारत भी मान जाए? देखिए, कोई भी ऐसा सालिस नहीं होगा जिस पे भारत मानेगा। मेरे ख्याल से रीमा ने और महमल ने जो बात की है वो बड़ी पर्टिनेंट है। माजी में भी ये देखा गया है कि डेडलॉक सिर्फ इस बात पे नहीं रहा है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कि किन इशूज़ पे बात होनी है। डेडलॉक इस चीज़ पर भी रहा है कि इंडिया नहीं चाहता कि कोई तीसरा मुल्क आके सालिसी का किरदार अदा करे। और इस वक्त भी अगर किसी किस्म के मुज़ाकरात होने, ये जो भी बात की भट्टी साहब ने कि ट्रैक 2 तो चलता रहता है, DGMOs की बात भी चलती रहती है, लेकिन प्रॉपर अगर डायलॉग होना है तो वो बायलैटरल ही होगा। दोनों ममालिक को आपस में बैठना होगा, तीसरा कोई मुल्क आकर मदद नहीं कर सकता। अभी ये जो पुलवामा का हमला था उसके बाद भी रूस ने भी कहा कि हम तैयार हैं सालिसी करने के लिए। पाकिस्तान तो तैयार हो जाएगा, इंडिया इस पर राजी नहीं होगा। हाँ, डी एस्केलेशन के लिए हमने देखा था कि पाकिस्तान ने भी कई ममालिक से बात की, इंडिया से भी बात हुई, तो उस हद तक तो ठीक है। लेकिन अगर मसाइल का हल निकालना है तमाम इशूज़ पे, तो वो दोनों ममालिक को आपस में साथ बैठना पड़ेगा। आज इस डोजियर के हवाले से मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। फॉरेन डिप्लोमेट्स को आज ब्रीफिंग भी दी है पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने, और उसमें सरप्राइजिंगली ये भी बताया गया है कि इस पूरे डोजियर में जैश ए मोहम्मद का और मौलाना मसूद अजहर का नाम नहीं था। वो बड़ा सरप्राइजिंग है क्योंकि इंडिया ने तो पहले ही इल्जाम लगा दिया था कि एक वीडियो है जिसमें जैश ए मोहम्मद का नाम लिया गया है, लेकिन इस डोजियर में ना जैश ए मोहम्मद का जिक्र है ना मसूद अजहर का जिक्र है। ये आज फॉरेन ऑफिस ने बताया है। एक बात यहां पे ये भी ऐड करूं, अभी महमल कह रही थी और हम सबको ये पता था, उस वक्त खबरें आ रही थी कि जब मुंबई अटैक्स पे डोजियर भेजा गया था तो उसमें बड़े एविडेंसेस थे। तारिक खोसा साहब जो कि फॉर्मर डीजी, उन्होंने पूरा एक आर्टिकल लिखा था कि कहां कहां से लीड्स मिली थी, उस पर पूरा वो डिटेल डिस्क्रिप्शन दे चुके हैं। लेकिन अभी 2 हफ्ते पहले हमारे प्रोग्राम में उस वक्त जो इंटीरियर मिनिस्टर थे रहमान मलिक साहब, जो कि इस वक्त पीपल्स पार्टी में, इस वक्त भी पीपल्स पार्टी में, पीपल्स पार्टी का बड़ा हार्ड स्टांस है इन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। रहमान मलिक साहब ने ऑन द रिकॉर्ड कहा कि मैंने खुद पूरी इन्वेस्टिगेशन कराई थी उस डोजियर की, कोई एक एविडेंस नहीं निकला था कि पाकिस्तान उसमें मुल्लविस है। ये रहमान मलिक साहब का कहना था हमारे प्रोग्राम में। एक और बड़ी अहम बात है, चाहे जैश ए मोहम्मद का नाम हो या ना हो, लेकिन हमें इन ऑर्गेनाइजेशन से खिलाफ इकदाम उठाने हैं। आपने देखा होगा खबर आज, एशियन जो पैसिफिक ग्रुप है जो कि एक एफिलिएट है फैटेफ का, वो यहाँ पे पाकिस्तान में 2 दिन से मौजूद था। उनकी जो इनिशियल फाइंडिंग्स हैं वो कोई खास पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है, जिसमें ये कहा गया है कि ऑन ग्राउंड जो इन ऑर्गेनाइजेशन के फंड्स हैं उसकी रोकथाम के लिए कोई खास इकदाम नहीं लिए गए हैं। लेजिस्लेशन की है हमने, पेपर वर्क बड़ा जबरदस्त नजर आता है, लेकिन ऑन ग्राउंड कोई फिजिकल एक्शन नहीं नजर आता। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा बुरा होगा। तो इंडिया इन डोजियर में कुछ लिखे या ना लिखे, हम उनके कहने पे कोई एक्शन करें या ना करें, लेकिन पाकिस्तान को अपनी सिम देख लेनी चाहिए। बड़ा इंकरेजिंग है इमरान खान साहब का कल इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई गुंजाइश ही नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान के लिए अब बहुत नुकसानदेह होंगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि ऑन ग्राउंड भी एक्शन नजर आए जो कि पाकिस्तान के लिए भी बेहतर हो और आलमी ऑर्गेनाइजेशंस को भी हम मुतमईन कर सकें। सही। मज़हर अब्बास साहब, किस बात पे पाकिस्तान जोर दे? मुज़ाकरात आपस में बैठकर या तीसरे फरीक के ऊपर, और कोई उम्मीद की जा सकती है? ये जो डोजियर की तफसीलात शहजाद साहब भी बता रहे हैं, इसको देखते हुए कि मुज़ाकरात की मेज़ पर आ सकता है पाकिस्तान के साथ भारत? देखिए, ऑप्शन तो नहीं कही है, लेकिन पाकिस्तान को ज़्यादा स्ट्रेस करना चाहिए कि चलें आप शिमला माहदे को कहते हैं, तो शिमला माहदे की बुनियादी शिक क्या है कि मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल का हल। तो अगर कोई फ़रीक मुज़ाकरात ही नहीं करना चाहता तो इसका मतलब ये है कि वो शिमला माहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है, क्योंकि मसाइल का हल जो है वो शिमला माहदे में एड्रेस किया गया है। तो अगर आप मुज़ाकरात नहीं करते, पाकिस्तान जो अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस पे चला जाता है, तो वो अक़वाम मुत्तहिदा पे स्ट्रेस देना चाहिए कि वो अपने रेजोल्यूशंस को इम्प्लीमेंट कराएं। लेकिन जब भारत ये बात करता है तो पाकिस्तान को उस मुआहदे को रीएड्रेस करना चाहिए जिस मुआहदे का जिक्र भारत लेता है, जिस मुआहदे का सहारा भारत ले रहा है, वो शिमला मुआहदा है। तो पाकिस्तान को जोर देना चाहिए कि आप शिमला मुआहदे के तहत ही मिलकर बातचीत करते हैं। अगर आप बातचीत से ही इनकारी हैं, और बातचीत से हमेशा वो राय फरार इख्तियार करता है जिसका केस कमज़ोर होता है, वरना जो अक्रॉस द टेबल बात करने वाले लोग होते हैं उनके पास दलील स्ट्रॉन्ग होती है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को ज़्यादा जोर इस पे देना चाहिए। दूसरी बात ये कि जो अनकन्फर्म रिपोर्ट्स आती हैं डोजियर के बारे में कि जी भारत ने ये पॉइंट्स रेस किए हैं, पाकिस्तान ने उसका जवाब ये दिया है, जो उनका फॉरेन ऑफिस कहता है या जो हमारा फॉरेन ऑफिस कहता है, इसको सरकारी तौर पे जब एक दूसरे से एक्सचेंज हो ही गया है तो क्यों नहीं ऑफिशियली दोनों डोजियर पब्लिक किए जाएं
और उस पर फिर खुलकर डिबेट हो कि इन डोजियर में कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको रीएड्रेस करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान ने एक स्ट्रॉन्ग केस प्रेजेंट किया है पुलवामा के हवाले से, अगर इंडिया का और उन्होंने ये भी कहा है कि इसके अलावा कुछ शवाहिद हों तो भारत दे हमें, हम उसको इन्वेस्टिगेट करने को तैयार हैं। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को ज़्यादा डिप्लोमेटिकली इस चीज़ पर वो करना चाहिए। जहाँ तक सालिसी का मामला है, जो ममालिक हथियार बेचते हों वो सालिसी नहीं करवाया करते हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट को ज़रूर रोका करते हैं क्योंकि उससे एस्केलेट हो जाती हैं चीज़ें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो सालिस होते हैं वो वाकई पाकिस्तान और भारत में सालिसी करवाना चाहते भी हैं या नहीं चाहते। और अगर वो करवाना चाहते हैं तो एकदम जब वो करवाने पर आते हैं तो भारत भी मान जाता है और पाकिस्तान भी मान जाता है। लेकिन जब मुज़ाकरात की बात आती है तो फिर हमेशा सालिस जो हैं वो ये रोल प्ले करते हैं और ये पोजीशन लेते हैं कि जी ये तो आप लोग आपस में बैठ के तय करें, आपस में बातचीत के जरिए मसले को हल करें। तो मेरा ख्याल है इन पॉइंट्स पे पाकिस्तान को ज़्यादा स्ट्रेस करना चाहिए, ज़्यादा स्ट्रेस करना चाहिए। नया एक ऑप्शन आप भी ले रहे हैं। ज़्यादातर हमारे जो तज्जियाकार हैं वो यही समझते हैं कि भारत सालसी चाहेगा ही नहीं। एक और अहम इशू है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे रिपोर्ट कार्ड में। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अजमत सईद शेख की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने नैब की गिरफ्तारी के इख्तियार से मुतालिक तहरीरी फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में नैब के इख्तियार की तशरीह करते हुए ये कहा है कि नैब किसी भी मुल्जिम को पेश की इत्तला के बगैर गिरफ्तार कर सकता है। अगर नैब के पास ठोस शवाहिद हो तो गिरफ्तारी का मुकम्मल इख्तियार नैब के पास है। अदालत के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि ठोस शवाहिद की मौजूदगी में गिरफ्तारी के लिए पेश की इत्तला शर्त नहीं है। वाज़ेह रहे, हुकूमती अरकान समेत बहुत से सियासतदान नैब के बगैर इत्तला की गिरफ्तारी से नाला हैं और कई बार इस पर तनकीद भी कर चुके हैं। मगर अब जब अदालत आलिया ने नैब के इस इख्तियार की तशरीह कर दी है तो क्या तमाम सियासतदान मिलकर पार्लियामेंट में इसमें तरमीम या तब्दीली लाने की कोशिश करेंगे? इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से। सवाल इस तरह से है, गिरफ्तारी से कबल इत्तला ना करने पर सियासतदानों की नैब पर तनकीद। नैब किसी भी मुल्जिम को पेश की इत्तला के बगैर गिरफ्तार कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या अब पार्लियामेंट में मुतफ़िका तौर पर इस कानून को तब्दील किया जाएगा, हाँ या नहीं? सबसे पहले शहजाद इकबाल साहब की तरफ जाएंगे। शहजाद साहब, पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वाजे कर दिया गया है, सियासतदानों के इसके ऊपर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हमारे सामने हैं, पार्लियामेंट में इसके ऊपर कुछ हो सकता है अब? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जहां तक मुझे याद है चंद माह पहले उन्होंने टाइम भी दिया था पार्लियामेंटेरियंस को कि 2-3 इश्यूज हैं जिनको आप दुरुस्त करके लाएं, उसमें तरामीम लेकर आएं। मेरे ख्याल से एक अरेस्ट का भी था, एक उसमें बेल का था, बेल के हवाले से क्लैरिटी नहीं थी, उस पर था। तो ये पार्लियामेंटेरियंस को कहा था। मेरे ख्याल से इस पर तो तमाम जो बड़ी जमातें हैं वो अब ऑन बोर्ड हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो स्पोक्स पर्सन है गवर्नमेंट के, फवाद चौधरी साहब ऑन रिकॉर्ड हैं कि हम चाहते हैं कि इसमें तरमीम हो। इमरान खान साहब खुद जो है नैब के जो तरीक़ेकार है उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, वो तो पहले ही कह चुके हैं कि हमसे गलती हुई है, हमने अपने दौर में इसमें तरमीम नहीं की। तो मेरे ख्याल से ये तो एक अंडरस्टैंडिंग है कि इसकी कुछ शिकें ऐसी हैं जिसको ख़त्म होना चाहिए। PMLN और पीपल्स पार्टी, क्योंकि उनकी लीडरशिप इस वक्त जो है उसके केसेस हैं नैब में, तो वो, और क्योंकि वो अपोजिशन में हो, वो समझते हैं कि इस वक्त एक गठजोड़ है हुकूमत का और नैब का, तो वो तो चाहेंगे कि मैक्सिमम चेंजेस किए जाएं इस लॉ में। तहरीक इंसाफ शायद प्रोसीजरल चेंजेस की तरफ ज्यादा जाए नैब लॉ को लेकर। लेकिन मेरे ख्याल से ये तो अब क्लियर हो चुका है कि जो नैब के पास एक एब्सोल्यूट पावर है, जिसको काला कानून कह रहे हैं, कि आप किसी स्टेज पर भी गिरफ्तार कर सकते हैं और ये नैब की मर्जी है। वो चाहे रेफरेंस के बाद की बात हो, इन्वेस्टिगेशन पर हो या महज इंक्वायरी स्टेज पर हो। और ये पावर इस हद तक है कि मिसाल के तौर पर इस वक्त इमरान खान के ऊपर, वजीर आजम है, उस वक्त नहीं थे, उनके ऊपर एक हेलीकॉप्टर केस है कि उन्होंने हेलीकॉप्टर के नाजायज इस्तेमाल किया, उसमें कुछ चंद लाख या करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को। तो इस वक्त अगर नैब चाहे इमरान खान साहब को बुला सकती है अपने दफ्तर और वहीं पे उनको अरेस्ट कर सकती है। मतलब आपका वजीर आजम जिसको इलेक्ट किया है लाखों करोड़ों लोगों ने, उसको नैब इस वक्त अरेस्ट कर सकती है महज एक इंक्वायरी स्टेज पे। ये स्वाबदीदी इख्तियार नैब के पास है। तो ये वो कानून है जिसको जल्द बदलने की जरूरत है और आज तो तशरीह भी कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने। तो आई एम श्योर कि पार्लियामेंटेरियंस अब सोच रहे होंगे कि इस लॉ को जो है डिफाइन करें और इसमें तब्दीली लेकर आएं। अब इसमें किरदार अदा करना चाहिए। न्यायी साहब, आपके ख्याल में बातचीत तो इस पे करते हैं लेकिन होता कुछ नहीं है, मौजूदा हुकूमत को सूट करेगा इमरान खान साहब को? इस तरह शहजाद साहब कह रहे हैं उनके अपने ऊपर भी तलवार आ सकती है इसकी। मेरा तो ख्याल है जी कि हुकूमतों के पास बड़ी लिमिटेशंस हैं, वगरना
किसका दिल नहीं करता होगा कि नैब के कवानीन तब्दील ना करें। और फिर हमने देखा है कि अमूमी तौर पे नैब का जब क्रंच टाइम आया तो जो चेयरमैन है वो बज़ाहिर लगता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने लगाया है, और उसके बाद लगता ही है कि उन्होंने नहीं लगाया। जो एग्जीक्यूशन हुई और जो हालात सामने आए, ये एक अजीब इदारा है पाकिस्तान में जिसकी कोई ओवरसाइट नहीं है। इतनी बड़ी हुकूमत है, फेडरल गवर्नमेंट है, उसके ऊपर असेंबली की पूरी की ओवरसाइट है। कोई महकमा, कोई बोर्ड होता है, ये क्या इस तरह से महकमा है जो इंक्वायरी भी इनिशिएट करता है, इंक्वायरी भी करता है, अरेस्ट भी कर सकता है, और कोर्ट ने आज बताया है कि वो इतला दिए बगैर भी अरेस्ट कर सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने आज बताया हमें, जिसके ऊपर जमानत भी नहीं हो सकती, जिसके कोर्ट्स की भी बड़ी लिमिटेशंस हैं, जो नवे नवे दिन में आते हैं। मैं कोई समझ नहीं आती कि ये जो मॉन्स्टर्स है, कमर इस्लाम का केस इन पॉइंट है, उस बेचारे से 9 महीने जो उसके छीने आपने, उसको छोड़ें, इलेक्शन को भी छोड़ें कि उसका एक बिल्कुल पीक पे इलेक्शन तो आपने उठा गया फेंका। हाई कोर्ट में क्या क्या कमेंट्स दिए हैं, अदालत हाई कोर्ट ने बड़ी लेंथ थी उसके बाद हेयरिंग के बाद जब उसको जबान दी, उन्होंने उसे बड़े सख्त रिमार्क दिए नैब के खिलाफ। उसके ऊपर जो स्टिग्मा लगा है, उसके ऊपर जो कालक लगी है, ये देखें कितनी दफा बताया जाए कि जी ये हुकूमतों को तोड़ने और जोड़ने के लिए बना है, कितनी दफा बताया जाए कि इस महकमे की कोई साख नहीं है, कितनी दफा बताया जाए कि ये महकमा कुछ करता रहे, इसने पाकिस्तान के इदारों के तशक्कुस को खराब किया है, बदनाम किया है, इसके खिलाफ मुआशरे में नफरत पाई जाती है। हालांकि ये तो बड़े बड़े काम करने के लिए निकला था जी, ये तो बहुत बड़े जिहाद के लिए आया था। इसने तो आगे सफाई करनी थी, सुथराई करनी थी, सोसाइटी को साफ करना था, सोसाइटी को पूरा गंदा करके रख दिया इसने। हमारे मुआशरे के जो बुनियादी नॉर्म्स है उसको हिला के रख दिया कि कैसा कानून है कि नवाज शरीफ को बेल मिली है और सारी दुनिया कह रही है कि कानून में गुंजाइश नहीं थी। आज वो कहते हैं कि जी बैड लॉ इज वर्स देन नो लॉ। हम कहते हैं ये ऐसा बैड लॉ है कि जो ना कानून होने की सूरत में ज्यादा था। कितने जावियों से हमने डिस्कस किया, अब आपके सामने, आपके प्रोग्राम में, आपसे पहले, और हर बंदे ने यहाँ पे ये कहा है कि ये अदारा जो है कहीं से भी कंसिस्टेंसी नहीं है, किसी जगह पे उसी जगह पे बंदा अरेस्ट हो रहा है, उसी जगह पे अरेस्ट नहीं हो रहा। पेशावर के अंदर एक केस नहीं बना, पंजाब के अंदर 56 केस रातों रात बनाए गए, बंदे उठाए गए, पेट्रोल से बन गई, हुकूमतें तब्दील हो गई। केपी के अंदर आज तक कुछ पता नहीं चला, अब पता चलेगी केपी के अंदर ये हो रहा है। तो क्या किसको धोखा देते हैं? 2015 में पीपल्स पार्टी पे सही तंग हो गया, 2016 में भी पीपल्स पार्टी। जी ठीक है, इरशाद भट्टी साहब से न्याय साहब कह रहे हैं कि जो नैब को जिस तरीके से इस्तेमाल किया जाता रहा है, ये ज़ुबान-ज़द-आम सी बात है, ज़्यादातर मेजॉरिटी सियासतदान इसके खिलाफ हैं, तो क्या वजह है कि पार्लियामेंट में नहीं इसके ऊपर अभी तक बहस की जा सकती? पेश की इतला के बगैर गिरफ्तार कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, फिर आना तो हमारे पास ही है एजेंडा। और बाकी ये भी ठीक है कि नैब का ये एजेंडा थोड़ा था, नैब का एजेंडा तो कश्मीर की आज़ादी थी, ये किन चक्रों में पड़ गया। देखिए इमरान खान और 2-4 के अलावा हर एक की ख्वाहिश है कि नैब से जान छूटे। अब ये नैब से जान किस तरह ये मुअज़्ज़िज़ीन छुड़वाएंगे, ये आज इन्हीं पे छोड़ दें, आज मुझे इस पे अरस्तूपन में ना डालें, और ये क्योंकि मुझसे ज़्यादा सियाने हैं। लेकिन 2-3 बातें हैं। पहली बात तो ये कि कौम को मुबारक हो कि कैपेबिलिटीज़, कैपेसिटीज़ और किरदार कुशी में घिरे नैब में भी अब गुड काप्स और बैड काप्स का खेल शुरू हो गया है। ऐसी आरामदेह, पुरसकून और रिलैक्स्ड तफ्तीशों की दास्तानें मंजर आम पर आ रही हैं कि मैं शुक्र अदा करता हूँ कि कलभूषण केस इनके पास नहीं है, वरना हो सकता है वो भी बरी हो जाता। दूसरी बात है कि बैड काप्स वाला जो नैब है वो तो अब बेचारा तनकीद जो गई रह गया है, वरना हिफाजती ज़मानतें, राहदारी ज़मानतें, अच्छे सलूक की नसीहतें, मुखालफ चोटी के वकील, शातर घाग मुलजमान और इंसानी हमदर्दियों पर मेहरबान फैसले करती मेहरबान अदलिया। बकौल जरदारी साहब, नैब की क्या मजाल और नैब की क्या हैसियत कि वो कुछ कर सके। आखिरी बात यह है कि नैब बुरा इसलिए नहीं है कि नैब बुरा वाकई बुरा है। नैब के कवानीन काले हैं तो दूसरी तरफ करतूत भी काले हैं, लिहाजा ये नैब इतना बुरा नहीं है। ये कि नैब बुरा इसलिए है कि मुअज़्ज़िज़ीन से सवाल पूछे जा रहे हैं, उनसे उनकी तबाह पे गिरां गुजर रही है। जब ये अदलिया कर रही थी, अदलिया बुरी थी, जब FIA कर रहा था, FIA बुरा था। जब ठीक है शाद भट्टी साहब,
महमल, अब एक सोच पाई जाती है कुछ गैर जमहूरी सोच रखने वाले लोगों की कि पार्लियामेंट का कोई इतना खास किरदार नहीं होता। तो ये जब इस तरह के मामलात होते हैं जिसमें मसला सबको है लेकिन करते कुछ नहीं है, तो यहाँ सच नहीं साबित होती ये बात? बिल्कुल अफसा, देखिए वैसे तो मैं इसके अंदर हाँ का ऑप्शन लूँगी कि इनको अब कानून जो है वो तब्दील करना चाहिए, लेकिन जो मेरी इतलात है और मैंने पिछले हफ्ते भी शेयर की थी कि अभी तक डेडलॉक है बिटवीन गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन। ऑपोजिशन जो है वो गवर्नमेंट के इन चीज़ों के ऊपर कुछ चीज़ों पे मान नहीं रही जो वो तजवीज़ कर रहे हैं, और जो ऑपोजिशन कह रही है उस पर कुछ पे गवर्नमेंट नहीं मान रही। अब मसला क्या है, देखिए एहतसाब का जो कानून है, अभी शहजाद ने ये कहा कि इमरान खान पर भी तलवार लटक रही है, उनको भी अरेस्ट कर सकती है लेकिन करेगी नहीं। डिफरेंस ये, देखिए नैब का जो कानून है और नैब का जो इदारा है उसको ऐसे लगता है ऑप्टिक्स क्या है कि शहबाज शरीफ जाते हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, ख्वाजा साद रफीक जाते हैं वो गिरफ्तार हो जाते हैं। अभी सुनने में आ रहा है कि शायद शाहिद खाकान अब्बासी साहब को भी कर लें गिरफ्तार। अच्छा, सिवाय अलीम खान के पीटीआई में से कौन हुआ है? क्या परवेज़ खटक के ऊपर नहीं कोई नैब के चल रही इंक्वायरी? क्या सीएम केपी के ऊपर नहीं चल रही? इमरान खान साहब पे तो खुद तो चल ही रही है। मसला ये है कि गवर्नमेंट और नैब के गठजोड़ की बात इसलिए होती है कि जो ऑपोजिशन के अरकान हैं उनको तो फौरन पकड़ा जाता है, लेकिन इनको गवर्नमेंट वालों को नहीं। अब अगर जो कानून इनको लाना चाहिए उसके अंदर एक यूनिफॉर्म असूल होना चाहिए, वो ये कि अगर भाई इंक्वायरी की स्टेज पे गिरफ्तार करना है तो फिर सबको करें, अगर रेफरेंस की स्टेज पे करना है फिर सबको करें, अगर इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे करना है सबको करें। ये नहीं हो सकता कि मैंने ऑपोजिशन वालों को कर लेना है लेकिन मैंने गवर्नमेंट वालों को हाथ भी नहीं लगाना। ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी चीज इसके अंदर ये है अब्सा कि इनको इस कानून के लिए पार्लियामानी कमीशन, ये आपस में तो इनके राब्ते तो हो रहे हैं, वो तो इनकी बनी पड़ी है, लेकिन कमेटी बनी हुई है, लेकिन मसला जो उसके अंदर है वो ये है कि भाई आप ये तय कर लें कि अगर हमने 3 दफा नैब कहती है हमने 3 दफा बुलाया इस पार्लियामेंटेरियन को या जिसको भी, वो नहीं आया, उसने हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया, फिर हम अरेस्ट कर लें। ये नहीं होता। ठोस शवाहिद, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ठोस शवाहिद। ठोस शवाहिद को डिफाइन कौन करेगा? मेरे लिए शायद ठोस शवाहिद हो, आपके लिए ना हो। फिर ठीक महमद, हाँ का ऑप्शन आप ले रही हैं। मजहर अब्बास साहब, कल से क्यों नहीं डरते सियासतदान? एक स्टोरी जो कई बार रिपीट हो चुकी है नैब के किरदार के हवाले से अगर हम बात करें तो जो अभी की हुकूमत होती है, हुकूमत वक्त होती है, वो क्यों नहीं सोचती, और इस बार आप समझते हैं कि कुछ होगा? ये बड़ी बुनियादी बात की। हम हमेशा ये कहा करते थे, नवाज शरीफ साहब से भी, बेनज़ीर भुट्टो मरहूमा से भी, कि देखिए जो बात आप आज अपोजिशन में रह के कर रही हैं, कल जब हुकूमत में आएँ तो पलट ना जाइएगा। और अक्सर यही होता था कि जो बात अपोजिशन में की जाती थी वो जब हुकूमत में आते थे तो बिल्कुल उससे बरक्स करते थे, चाहे वो मीडिया के हवाले से हो या कावानीन के हवाले से हो। देखिए ऑप्शन मैं नहीं कर लूँगा और मुझे नहीं लगता कि ये कंसेंसस हो पाएगा। इमरान खान इस हवाले से ख़ासे रिजिड हैं इस मामले में। बहुत से मामले में वो रिएक्ट ज़रूर करते हैं बाज़ चीज़ों में, जैसे जहांगीर तरीन वाला जब मसला हुआ या अलीम खान वाला मसला हुआ, लेकिन ओवरऑल उन्हें ये नज़र आ रहा है कि नैब जो टारगेट कर रही है वो नून और पीपल्स पार्टी को ही कर रही है और उसमें उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो क्यों नैब से अननेसेसरी एक बिकरिंग और एक इस तरह का लेंगे। दूसरी बात क्या है, देखिए एक तरफ जिस पे लॉयर्स बहुत से प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, एक तरफ तो ये बात चल रही है कि महज एफआईआर में नाम होने की बिना पे आप किसी को गिरफ्तार नहीं करेंगे। एक तरफ तो उस तरफ बात जा रही है। दूसरी तरफ जो सुप्रीम कोर्ट तशरीह कर रही है, ये मैं आउटसाइड नैब बात कर रहा हूँ, दूसरी तरफ जो सुप्रीम कोर्ट तशरीह कर रही है वो ये कह रही है ठोस सबूत, जिस तरह अभी महमल कह रही थी। तो आप अगर किसी आदमी को आज गिरफ्तार करते हैं और उसको 6 महीने तक अपने पास रखते हैं और 6 महीने बाद आप रेफरेंस, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब तो बेनिफिट ऑफ डाउट पर डायरेक्टली उसको जाना चाहिए, क्योंकि आपने ठोस सबूत के बगैर उसे गिरफ्तार किया। जी मां साहब, रीमा की तरफ यही बात लेके जाएंगे। रीमा, जो आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया, ये अलार्मिंग बात लगेगी तहरीक इंसाफ को भी कि कल को ये हो सकता है अगर हम हुकूमत में ना रहें और कुछ होगा इस पे, आप समझती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं अफसा, क्योंकि देखिए जो नैब ऑर्डिनेंस है उसका कानून तो बिल्कुल क्लियर है। आर्टिकल 24 कहता है कि कोई जरूरत नहीं है नोटिस की, कोई जरूरत नहीं है समन्स की, कोई जरूरत नहीं है वारंट की भी। आप किसी को भी किसी स्टेज प्रोसीडिंग्स की में भी अरेस्ट कर सकते हो। सिर्फ ये खौफनाक बात नहीं है, खौफनाक बात यह है कि आप 90 दिन तक
उनको अपनी कस्टडी में रख सकते हो। और बात तो सही है कि रीजनेबल कोई एविडेंस होना चाहिए, लेकिन हमें पता है, हमने अक्सर केसेस में देखा है कि कन्फेशंस ली जाती हैं, लोगों की एडमिशन ली जाती हैं और वही केस की बुनियाद बनती हैं। तो कोई ये रीजनेबल या सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अक्सर नहीं होती नैब के पास। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में क्या कर सकती है? उन्होंने पिछली कुछ जजमेंट्स में उनको मौका मिला, उन्होंने इसके बारे में तो बात भी नहीं की, इसके मिसयूज के बारे में। बेल के बारे में हाँ ये कहा गया कि अब हाई कोर्ट के पास आना पड़ता है बेल के लिए, तो ऐसी कोई तरमीम ले आए कि आपको अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से ही बेल मिल जाए, लेकिन ये कहाँ मसले का हल है। दूसरी बात जो मेरा ख्याल है ज्यादा बुनियादी है कि हम नैब लॉ पे अक्सर फोकस करते हैं, लेकिन सिर्फ नैब लॉ में नहीं, हमारे पीनल कोड में, हमारे एंटी टेररिज्म एक्ट में, हमारे और बहुत सारे कवानीन हैं जिसमें यही हमने रियासत को ये ताकत दी है कि वो लोगों को अरेस्ट कर सकते। बात तो सोचने की नहीं समझते कि इस कानून में कोई तब्दीली आएगी। हमारा पैनल डिवाइडेड था, 3 नहीं 3 हाँ के ऑप्शंस आए हैं। एक और इशू है, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। एक मामला है जिसके ऊपर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा बहस हो रही है, हर कोई अपने ख्यालात का इजहार कर रहा है, उसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। 23 मार्च को ऐवान सदर में 127 अफराद को आला सिविल एजाज से नवाजा गया था। इसमें खेल और फ़नून से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी शामिल थे और इनमें एक नाम था अदाकारा महविश हयात साहिबा का, उनको भी इस एजाज़ से नवाजा गया था। लेकिन उसके बाद बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर सवालात उठाए जा रहे हैं, उन पर बहुत ही बेहुदा किस्म के इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि वो शायद ये एजाज़ डिज़र्व नहीं करती थीं और काफ़ी गैर मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल भी किया गया है, जिसमें उन्होंने ख़ुद भी उसके बाद पैगामात का सिलसिला जारी किया और कुछ अदाकारों ने भी उनकी साइड इस मामले पर ली है। इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से। सवाल इस तरह से है, महविश हयात को तमगा इम्तियाज़ पर शदीद तनकीद का सामना, तनकीद की वजह क्या है? सबसे पहले हम महमल की तरफ जाएंगे। महविश हयात एक ऐसी अदाकारा जिन्होंने सिनेमा के रिवाइवल में बड़ा किरदार है उनका, बड़ी उन्होंने अच्छी फिल्में दी हैं। जब उनको यह एजाज़ मिलता है तो आपके ख्याल में इसके पीछे क्या सोच है जो उस पर तनकीद की जाती है? अब सर मेरे ख्याल में असल मसला ये है कि वो एक यंग लड़की है। यंग खातून होना ना मेरे ख्याल में पाकिस्तान में ना कोई गुनाह समझा जाता है अगर उसको कोई चीज़ मिल जाए, क्योंकि बार बार ये कहा जाता है जी मेरिट पे नहीं है, कोई शॉर्टकट लिया होगा इस वजह से इनको ये मिल गया। ये खाली शोबिस के उसके इंडस्ट्री का मसला नहीं है, ये हर इंडस्ट्री के अंदर होता है। मेरे ख्याल में एक ये शायद इन अवार्ड्स के लिए ना कोई कट ऑफ एज इनको रख देनी चाहिए कि उम्र रसीदा खवातीन को मिलेगा, आदमियों की कोई एज नहीं है, बेशक वो 20 साल का हो, 30 का हो या 100 का हो। औरतों के लिए ना मेरे ख्याल में 50 के बाद ही देनी चाहिए। ये एक असल मसला है कि वो औरत है और वो यंग है। ये यंग खातून होना ही सबसे बड़ा कसूर है उनका आपके ख्याल में? न्याई साहब, आपके ख्याल में डिज़र्व करती हैं महविश हयात? वैसे तो सवाल ही नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि ये तनकीद क्यों की जा रही है फिर इस पर? वो महमल ने कहा ना कि जी ख्याल है कि किसी और वजह से मिला होगा नहीं, मिला है। पहली बात, शी डज नॉट डिजर्व इट, उसकी एज से उसका कोई ताल्लुक नहीं। ये किसने कहा है? ये किसने कहा है कि एज माने होती है? छोटी छोटी एज में लोग बड़े बड़े वंडर्स करते हैं, बड़े बड़े एक्टर्स पैदा होते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं। मैं बात कर सकता हूँ? ये आपने खातून डंडे के साथ मेरे सर में बिठा दी है, बड़ी सख्त गिर है ये। मैं इनसे वैसे भी मेरी दोस्त भी और मैं इनसे डरता भी हूँ, ये बड़ी सख्त गिर किस्म की है। देखें, इमरान खान को चाहिए था कि इनको तमगा इम्तियाज़ दिया है तो जहांगीर तरीन को, नईमुल हक को, जुल्फी बुखारी को तमगा पाकिस्तान दे देते कि क्राइटेरिया अगर यही था। देखिए ये जो क्रोनिज्म है, ये इमरान खान साहब से ये क्रोनिज्म है। देखिए एक चीज तो मुश्तरक है ना कि तहरीक इंसाफ के सारे जाले हैं, जिस वजह तहरीक इंसाफ के जाले हैं लोगों ने। देखो जहां पे जब ये बात आती है ना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, वो ज़राअत का 30,000 एकड़ का मालिक भी है जहांगीर तरीन और एग्रीकल्चर सारी फोर्सेस का हेड भी है। ये महविश जो है तहरीक इंसाफ की चेयर लीडर भी है और तमगा इम्तियाज के साथ ही फिर रही है। तो चेयर लीडर को देना था तो मैं भी चेयर इम्तियाज दे दे, चेयर लीडर को देना। देखिए मैं तो एक बेसिक पॉइंट उठा रहा हूँ, वो चेयर लीडर तो देखिए मैं एक बेसिक पॉइंट उठा रहा हूँ। आप आर्टिकल 259 और इसमें रीमा गाइड कर सकती है। मैंने आर्टिकल 259 पढ़ा है जो स्पेसिफिकली अवार्ड्स के हवाले से है और उसमें स्पेसिफिकली लिखा है कि अवार्ड्स किनको मिल सकते हैं। उसमें एकेडेमिया
उसमें जो है वो आर्म फोर्सेस जिन्होंने सेक्रीफाइसेस की हों, और उसमें साइंटिस्ट, उसमें स्पोर्ट्स, ये जो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हमारे यहाँ दिया जाता है, ये कम से कम मुझे उस कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं नजर आया इसके अंदर। दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप अवार्ड देते हैं तो आप एक साइटेशन पढ़ते हैं, उसमें आप बताते हैं किस वजह से अवार्ड दिया जा रहा है, कौन सी परफॉर्मेंस पे अवार्ड दिया जाता है। किसी के भी, मैं किसी उसको बात नहीं कर रहा कि महविश हयात ने बहुत सी अच्छी परफॉर्मेंस भी की है और लोगों ने भी की होंगी, तो जब आप ताकि उस पर क्वेश्चन ना उठ सके कि आप बताएं कि आपको इस आउटस्टैंडिंग, सिर्फ ये कहना काफी नहीं है कि फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, आप बताएं किसी ने पांच लेकिन किताबें अदाकारा लिखी के हैं तो तौर उन पे तो किताबों की डिजर्व बुनियाद करती पर उसको है लिखा है। साहब, आपके ख्याल में? मजे साहब उसमें भी नहीं, मैं तो पूरे अवार्ड्स को ही क्वेश्चन कर रहा हूं, और उसको आर्टिकल 259 से जब तक आप उसे अमेंड ना करें, तगमा हुस्न कारकर्दगी एक चीज है और तमगा इम्तियाज दूसरी चीज है। मतलब तमगा हुस्न कारकर्दगी सर, आप आर्टिकल 250, जी मैं समझ गया, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उसमें कहीं जिक्र ही नहीं है, और ये प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस नहीं है, ये तमगा इम्तियाज है। शहजाद इकबाल साहब, कई सालों से मर्द अदाकारों को भी तो ये अवार्ड मिल रहा है, कई हैं जिनको कई बार इस किस्म के एजाजात दिए गए हैं, उस पे क्यों सवाल नहीं उठता? देखिए अफसा, एक तो मज़हर साहब की जो तनकीद है या नियाजी साहब की जो तनकीद है, देखिए इख्तिलाफ राय हो सकता है, कुछ लोग समझते होंगे शायद वो डिजर्व नहीं करती, कुछ लोग समझते होंगे वो डिजर्व करती हैं, ये तो ठीक है, अपनी राय का इजहार आप कर सकते हैं। लेकिन जो सोशल मीडिया पर खासतौर पर तनकीद हो रही है, जो उनके को एक्टर एक्ट्रेसेस कर रहे हैं, मेरे ख्याल से वो जेलसी की वजह से कर रहे हैं, जो उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं सोशल मीडिया पे बैठ के, मेरे ख्याल से वो वही मुनाफिकत है जो हमारे माशरे में देखी जाती है कि अगर करीना कपूर या कतरीना आइटम नंबर करेंगे तो वो अच्छी लगेगी उनको, पाकिस्तानी को एक्ट्रेस करेगी तो उसको गालियां देना शुरू कर देते हैं। ये वही अरस्तू तनकीद कर रहे हैं सोशल मीडिया पे जो बड़े इंटेलेक्चुअल बनते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान जो है वो पहले या दूसरे नंबर पर है फहुश फिल्मों में, फहुश जो वीडियोस हम सर्च करते हैं उसमें। तो ये इनकी बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। फवाद चौधरी साहब से मेरी बड़ी डिबेट हुई थी इस पे, मैंने उनसे डिस्कशन की थी, जरा बताइए क्राइटेरिया क्या है। आपको हैरत होगी अब ये जानकर कि वसीम अकरम जैसा लेजेंड जो नहीं सर आपकी बात नहीं कर रहा, मैंने इसीलिए कहा सोशल मीडिया पे जो चंद इंटेलेक्चुअल्स हमारे बन के बैठे हुए होते हैं, मैंने उनकी बात की, आपकी मैंने कहा कि इख्तिलाफ राय कर सकते हैं। और अगर आप कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं है तो इसको ऐड करना चाहिए, कल्चर आर्ट्स म्यूजिक को ऐड कर लेना चाहिए अगर नहीं है तो। ये बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया आपने। हाँ, मैं आपको ये बता रहा था कि बिल्कुल, क्योंकि अदाकारों का भी बहुत किरदार होता है, क्योंकि मिलता है तो उसको ऐड कर देना चाहिए। ठीक, वकार यूनुस जैसे लेजेंड्स को, वसीम वकार जैसे लेजेंड्स को आज तक पाकिस्तान में कोई नेशनल अवार्ड नहीं मिला, आप सोच सकते हैं ये। और महविश हयात के ऊपर देखिए 4 उनकी सुपरहिट फिल्में हैं, एक फिल्म उनकी थी पंजाब नहीं जाऊंगी, 52 करोड़ रुपए उसने जो है बॉक्स ऑफिस को लेके दिया। पाकिस्तान में आपको पता है फिल्मों का क्या हाल होता है, तो ये क्राइटेरिया था जिसपे हुकूमत ने उनको अवार्ड दिया। मैंने उनसे एज वाली बात भी की, मैंने कहा लोग ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि वो बड़ी वो अभी उनका कैरियर जारी है, कोई बहुत उन्होंने लेजेंडरी अभी तक अचीवमेंट नहीं की है। तो उस पर फवाद साहब ने मुझे बताया कि हम एक ये कल्चर चेंज कर रहे हैं कि रीमा हो, बाबरा शरीफ हो, उनको आज जाके अवार्ड मिला है जब वो रिटायर हो चुकी हैं। तो हम ये कोशिश करेंगे कि यंगस्टर्स को दें जो इस वक्त फील्ड में है, ताकि तो यही बात इरशाद भट्टी साहब, भाईजान मजा नहीं आया। अब देखते हैं कि न्याय साहब आपसे कोई और एग्री करता है नहीं करता। इरशाद भट्टी साहब से उम्मीद रखें जी। इरशाद भट्टी साहब, शॉर्टकट जो लोग कह रहे हैं कोई लिया होगा, वो भी नहीं, क्योंकि अगर जरा सी तहकीक कर ली जाए तो ये बात तो दुरुस्त है कि सिनेमा के रिवाइवल में उनका बहुत किरदार है, उनकी फिल्मों ने बहुत ज्यादा बिजनेस किया था, सबसे ज्यादा अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मैं इस कीड़े निकालूं और रंग में भंग डालूं और पानी में मधानी डाल के सुबह शाम बैठी कौम से ये पूछना चाहता हूं कि मेरिट होता क्या है? क्या मेरिट होता है? जो आपको पसंद हो वो मेरिट होता है कि जो किसी दूसरे को पसंद हो वो मेरिट? और 127 अफराद को जो आपने अवार्ड दिए हैं उनका वो मेरिट पे पूरा उतरते हैं? और जो इस वक्त हुकूमत में है, जो अपोजिशन में है, जो सियासत में है, जो तिजारत में है, जो मजहब में है, वो मेरिट पे पूरा उतरते हैं? दूसरी एक मुझे अजीब सी बात लगी कि वो महविश हयात का एक क्लिप चल रहा है कि उसमें पहले अवार्ड लेते हुए दिखाया जाता है, फिर आइटम सॉन्ग किए करते हुए उनको दिखाया जाता है। क्या उनको मून जुदाड़ो और हड़प्पा पे तहकीक पर अवार्ड मिला था कि फन और फनकार की कारकर्दगी पर अवार्ड मिला था? यही भाई वो फनकार थी, उनको इसी वजह से अवार्ड मिला है। और पूरी दुनिया में ये एजेंडा, आप ये मान जाएं कि पूरी दुनिया में सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं होती है अवार्ड में, और भी अवामल होते हैं। मुनाफिकत आप समझते हैं कि ये है? रीमा, आपके ख्याल में कभी हमने वैसे ये नहीं सुना कि कोई डिजर्व नहीं करता इस तरह का एजाज, महविश हयात के ऊपर ही क्यों सबने सवाल उठाए हैं? सबसा एक तो मेरा ख्याल है बहुत जिन सवालात उठाए गए हैं उस पर बहुत अच्छी क्रिटिक हुई है, बहुत लोगों ने की है, तो मैं उसमें क्या ऐड करूं।
खातून है, यंग खातून है, सक्सेसफुल खातून है, लोगों ने सवालात तो उठाने हैं। अनफॉर्चुनेटली ये हमारी सोसाइटी की गंदी नजर और गंदी सोच है इसके बारे में, और इसको मेरा नहीं ख्याल इस पे बात करनी चाहिए कि उनको अवार्ड मिला है और उनको मुबारक हो। लेकिन एक और बात जो मैं करना चाहती हूँ वो मेरा ख्याल है जो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड हैं वो आर्ट्स, लिटरेचर, स्पोर्ट्स इन सब पे मिल सकते हैं, इससे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन और कुछ लोगों को भी अवार्ड मिले हैं इस बार, जो मेरा ख्याल है इस पूरे प्रोसेस पे सवालात मेरी नजर में वो ज्यादा उठाते हैं कि आप गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं उन्हें अवार्ड दे रहे हो, आप जर्नलिस्ट एंकर्स हैं उन्हें अवार्ड दे रहे हो, आप जो न्याजी साहब बात करते हैं मैं उनसे एग्री करती हूँ इससे। सवाल तो उठ सकते थे लेकिन यहाँ सवाल उठना वाकई अजीब बात है, और हम उम्मीद करते हैं कि टीवी पर इस पर क्योंकि बहस हो रही है तो आइंदा अगर किसी यंग अदाकार या किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली खास तौर पे खातून को अगर कोई एजाज़ दिया जाएगा तो ये सवाल नहीं उठाया जाएगा कि उनकी क्या अचीवमेंट है, उनको वाकई अप्रिशिएट किया जाएगा जैसे बाकी बहुत से लोगों को किया जाता है। आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए शुक्रिया। इजाज़त दीजिए नाज़रीन, खुदा हाफिज़।